अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के उन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और सारे परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। हर टाइप्स के जो है प्रश्न आपको पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल एक टाइप नहीं है। तो आप इस प्रश्नों को अगर सीखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और प्रोबेबिलिटी से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को सीखते हैं और हर प्रश्न में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। और ये प्रश्न जो है प्रोबेबिलिटी का है, चूंकि निकालना क्या है, क्या संभावना है ये पूछ रहा है। तो संभावना का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो इस प्रश्न में हमें जो है क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब इस प्रश्न को पूरा पढ़ें। एक बैग में 4 सफेद बॉल और 6 काली गेंद है ना। इस गेंद में से अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बैग बना लेते हैं और इसमें 4 सफ़ेद बॉल, 1 2 3 4, 4 सफ़ेद बॉल और 6 काली बॉल। तो काली बॉल को हमने येलो से कर लिया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ब्लैक बॉल है और ये जो है ये वाला बॉल जो है वाइट बॉल है, ठीक है ना। तो 4 वाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, ऐसा इसमें बैग में रखा हुआ है। इसमें से एक गेंद को, कितने को निकाला जा रहा है, एक बॉल को यच्छादित निकाला जाता है, यच्छादित रूप से निकाला जाता है। यच्छादित का मतलब होता है एट रैंडम, यानी कि एट रैंडम निकाला जाता है, रेंडमली निकाला जाता है ना। रेंडम एक बॉल को उसमें से हाथ डाला और निकाल लिया। ये देखना नहीं है कि कौन सा बॉल मेरा निकल रहा है, पूरा हिलाने के बाद निकाल दिया जाता है। तो जब एक बॉल को निकालेंगे तो ये बॉल कुछ भी हो सकता है, या तो व्हाइट हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है। एक को हमने निकाल लिया। अब कह रहा है और प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब जो बॉल निकला है फिर से अगेन इसमें डाल दिया जाएगा। क्यों डाला जाएगा? जब डाला जाएगा इसके बाद नेक्स्ट ट्रायल किया जाएगा, अगला जो है परीक्षण को दोहराया जाएगा। तो पहला काम हमने क्या किया, इसमें से एक बॉल को एट रैंडम निकाल लिया, मेरे पास पूरे 10 थे, अब 9 बचे। तो फर्स्ट ट्रायल में हमने एक बॉल निकाला, तो वो तो या व्हाइट हो सकता है या तो फिर ब्लैक हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। पुनः उस बॉल को इस बैग में रख देना है, ठीक है। तो फिर से इसमें कितने बॉल हो गए, 10 बॉल हो गए। अब पुनः जब दूसरा ट्रायल करेंगे तो एक बॉल को एट रैंडम फिर से निकालेंगे। यही कह रहा है कि और फिर से एक गेंद निकाला जाता है। पुनः जो है प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है सबस्टिट्यूटेड। सबस्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूटेड यानी कि पुनः उसमें रख दिया जाता है और फिर से एक गेंद निकाला जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। मतलब कि ये जो ट्रायल होता है कितने बार होता है, 4 बार होता है। जो परीक्षण करते हैं उसको ट्रायल कहते हैं, यानी परीक्षण को हम ट्रायल कहते हैं। यानी ये जो है कितने बार ऐसा किया जाता है, तो 4 बार किया जाता है। तो पूछ रहा है कि क्या संभावना है कि इन 4 परीक्षणों में 3 काला, यानी कि 3 जो है बॉल हो वो क्या हो जाए, ब्लैक हो, और एक बॉल जो है वो वाइट हो। वाइट बॉल एक और 3 बॉल क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, है ना। 3 ब्लैक और एक वाइट बॉल हो, इसकी क्या संभावना होगी। यानी कि हर बार जब निकाला जाएगा तो पहले बार निकाला गया तो मान लो एक बार वाइट आ गया, दूसरे बार निकाला जाएगा तो फिर ब्लैक आना चाहिए, तीसरे बार निकालना चाहिए तो फिर ब्लैक आना चाहिए, चौथे बार भी निकलेगा तब भी ब्लैक आना चाहिए, तभी तो एक वाइट और 3 ब्लैक होगा ना। तो इस तरीके से हमको परीक्षण करना है और ये 4 बार ट्रायल करेगा। और जब निकालेंगे तो फिर से उसको, उस बॉल को इसमें डाल देंगे, यानी कि इस बॉल को पुनः डाल के तब दूसरा ट्रायल इनिशिएट करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, ये क्या होता है, चूंकि हर बार जो कंडीशन जो है वो क्या है, सिमिलर कंडीशन है, यानी सिमिलर कंडीशन है। कंडीशन जो है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो जब सिमिलर कंडीशन होता है और हर बार परीक्षण जब करते हैं, 4 बार अलग अलग परीक्षण करते हैं, तो इस केस में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है अपने पहले वीडियो में।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को जरा देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये कह रहा है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पहले देख लीजिए क्या है। टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास 4 सफेद और 6 काला, यानी कि 6 4 10 बॉल है ना, 10 बॉल। ठीक है, अब व्हाइट बॉल की संख्या कितनी है। ठीक है, व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट बॉल जो है वो कितना है। तो व्हाइट बॉल हमारे पास 4 है, और फिर ब्लैक बॉल कितना है, तो ब्लैक बॉल हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि पहली बार जब निकाला जा रहा है फर्स्ट ट्रायल, तो उसमें व्हाइट बॉल आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम P निकालते हैं। P इज इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है ना, व्हाइट बॉल है ना। जब पहली बार जब कोई फर्स्ट ट्रायल में जो है एक बॉल को निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बॉल व्हाइट बॉल है, ये कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इसके लिए एनी डिवाइडेड बाई NS करते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की मतलब मेरे पास कितने बॉल हैं, 10 बॉल है, तो 10 बॉल हो गया। अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तो व्हाइट बॉल जो है 4 ही तो है ना, तो 4 में से एक निकलेगा तभी तो होगा। तो इसको 10 में से यानी कि 10C1 इसको कह सकते हैं। 10C1 जो है 10 में से एक निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो पहला बॉल जो निकल रहा है वो व्हाइट होना चाहिए। इसका मतलब 4C1। C क्या होता है, C स्टैंड फॉर सिलेक्शन, यानी कि 4 बॉल में से एक बॉल को चुन रहे हैं। तो तभी तो 4 क्या है, 4 बॉल कैसा है, ये व्हाइट है, तभी तो ये व्हाइट बॉल निकलेगा। तो इसका मतलब 4C1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 1। अब 9 तक कट जाएगा, यानी कि जो भी आएगा, यानी कि 4 बटा में इसको, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 1 को 1 लिखा जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 4 आया। अब देखिए ये बड़ा वाला बट्टा है, यहाँ पे 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 इंटू 1, ये से ये साफ हो गया। तो पूरा पूरा संख्या कितना आ गया, 4/10, यानी कि 4/10, इसका मतलब हो गया कि 2/5। तो 2/5 जो है ये क्या है, व्हाइट बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी निकल गया 2/5। ठीक है, तो पहला हमने क्या निकाल लिया कि व्हाइट बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने निकाल लिया P। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ जो है व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल तो हो ही गया, ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल को हम Q लिखते हैं। Q क्या है, स्मॉल q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्या, ब्लैक बॉल, यानी कि ब्लैक बॉल के आने की संभावना जो होगी वो कितनी होगी, उसको हमने Q कहा। और यहाँ पे व्हाइट बॉल के आने की संभावना कितनी होगी, उसको हमने P कहा। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला NE डिवाइडेड बाई NS, और NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं वो NS डिनोट करता है, और इवेंट्स कितने हैं, यानी कि हमारा जो बॉल निकलना चाहिए जो है वो ब्लैक निकलना चाहिए, वो अपना इवेंट्स देगा। ठीक है ना, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। तो NE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से एक का जब सिलेक्शन होगा तभी तो आपका ये ब्लैक में से एक निकालिएगा तब ना ब्लैक निकलेगा। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 बॉल है, 10 में से कोई एक को निकालना है, तो ये सैंपल स्पेस देगा
इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो है Q 3/10 आएगा। क्यों 3/10 आ रहा है? क्योंकि जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1 करेंगे। इसी तरीके से जब करेंगे तो हमारे पास 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला को जरा देख ले कि इसमें क्या होता है। जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी x किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? x प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब 4 ट्रायल करें और 4 ट्रायल में 3 बार जो है ब्लैक बॉल आए और 1 बार जो है व्हाइट बॉल आए, है ना। 3 बार क्या आना चाहिए? ब्लैक बॉल आना चाहिए और 1 बार जो है व्हाइट बॉल आना चाहिए। तो उसकी क्या प्रायिकता है? तो यहाँ पे ब्लैक बॉल यहाँ वाला है और व्हाइट वाला ये वाला है, तो ये चीज जरा समझ लेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? NCR, और इसको थोड़ा सा उल्टा हम करके क्यों लिखेंगे, हम बताएंगे कि क्यों इसको P माने, हम इसको क्यों Q माने। ठीक है ना। यहाँ पे ये P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल की संख्या ज्यादा है ना। तो NCR करेंगे तो यहाँ पे P टू दी पावर R हो जाएगा और फिर Q टू दी पावर जो है N माइनस R हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है इसको जरा पहले हम लोग समझ लें। Px इज इक्वल टू क्या है कि जब 4 बार हमने ट्रायल किया, 4 बार ट्रायल किया, ये जो है टोटल ट्रायल का है, यानी 4 बार जब ट्रायल करोगे तो उस केस में 3 बार में ब्लैक आना चाहिए और 1 बार व्हाइट आना चाहिए। तो ब्लैक आने के लिए हमने P लिखा, प्रोबेबिलिटी P स्मॉल p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ब्लैक बॉल, और Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ व्हाइट बॉल, है ना। और इसका वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 2/5। अब ये क्या क्या चीज है जरा इसको जरा समझते हुए चलें कि यहाँ पे n क्या है। n जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंडिकेट करता है। ये क्या है? ये नंबर ऑफ ट्रायल है, यानी कितने बार ट्रायल किया गया उसको करेगा। और इस ट्रायल में 3 बार क्या आना चाहिए? 3 बार जो है ये क्या होना चाहिए? 3 बार हमारे पास क्या आना चाहिए? 3 बार आपका ब्लैक आना चाहिए। तो R जो है वो 3 है, 3 बार ब्लैक बॉल। तो ब्लैक के लिए प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाला? P। तो NCR यानी कि हमारा जो ट्रायल है, टोटल ट्रायल 4 है, 4 में से 3 बार ब्लैक आना चाहिए, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी P, और 1 बार जो है क्या आना चाहिए? वो व्हाइट आना चाहिए। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला है Q, और Q का मान कितना हो जाएगा इसको जरा देखें। तो अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 4C R के जगह पे 3, यानी कि 4 बार ट्रायल किया, 4 में से 3 बार हमारा क्या आना चाहिए? ब्लैक आना चाहिए। तो P टू दी पावर 3 और Q टू दी पावर 4 माइनस 3 करेंगे तो N माइनस R है ना। तो N माइनस R मतलब 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा। यानी 1 बार जो है क्या होना चाहिए? 1 बार व्हाइट आना चाहिए और 3 बार ब्लैक आना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया 4C3 P टू दी पावर 3 Q टू दी पावर 1। अब इसका वैल्यू रखते चले जाएंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। अब P टू दी पावर 3 का मान हमने यहाँ निकाल लिया है 2 बटा कितना? P टू दी पावर नहीं, Q का मान 2/5 है और P का मान 3/10 है। तो P के जगह पे 3/10 और इसका पावर 3, और Q के जगह पे कितना है? 2/5। वाइट के लिए जो है कितना है? 2/5, और 1 बार वाइट निकलना चाहिए तो उसका पावर 1 हो गया, और 3 बार जो है क्या निकलना चाहिए? ब्लैक निकलना चाहिए, तो इसका पावर 3 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4C3 यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 का पावर 3 और 10 का पावर 3 इंटू 2/5। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सोल्व करते चलें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, और इसके बाद फैक्टोरियल 3 लगा दो
यानी फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल 4 को जब करते हैं तो 4 3 2 इंटू 1 ये होता है, और यहाँ से यहाँ तक को हम फैक्टोरियल 3 भी कहते हैं, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 4 को। ठीक है ना? तो 4√3 आ गया, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 का मान 1 ये कैंसिल हो गया, इंटू 3 टू द पावर, यानी 3 का पावर कितना है? 3 है, तो उसको हम 27 लिख देते हैं। उसको कितना लिखेंगे? 27। 3 तरीका 9 27, और नीचे में 1000 आ जाएगा इंटू 2/5, तो 2/5। ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है अमूमन इसी तरह का संख्या आएगा, 4 से कटा दो, 25 चौका 100, तो 250 यहाँ से आ गया, और 5 और मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाता है इसको ज़रा देखा जाए। अब यहाँ पे सोल्व करने के बाद 27 दूनी का 7 दूनी का 14, 2 दूनी का 4, 27 दूनी 54, 54 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा? 25 पचे 125, 1250। ये जो हो गया प्रोबेबिलिटी का मान हो गया 54/1250। कब हो गया? जबकि 4 ट्रायल करते हैं, और 4 ट्रायल में से 3 बार हमारे पास क्या आना चाहिए? 3 बार जो है ब्लैक आना चाहिए, और 1 बार वाइट आना चाहिए। तो 3 बार ब्लैक आएगा, 1 बार वाइट आएगा। इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 4c3 p⁻³ q⁻1, जो कि फार्मूला से, इस फार्मूला से हमने यहाँ से निकाल लिया। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अलग अलग, यानी कि व्हाइट के आने की प्रायिकता क्या होगी और ब्लैक के आने की प्रायिकता होगी। फिर इसके बाद इस फॉर्मूले में, यानी ये बाइनोमियल्स का फॉर्मूला है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो आपने यहाँ से सीख लिया कि बाइनोमियल्स प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो किस तरीके से निकाला जाता है। अब थोड़ा सा इसको एक बार प्रश्न को भी ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो प्रश्न जो था उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया अथवा नहीं। तो जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये कह रहा है कि यदि इसमें से इसे 4 बार दोहराया जाता है तो क्या संभावना है कि 4 परीक्षणों में 3 काला, यानी 3 बार ब्लैक और 1 बार सफ़ेद गेंद निकाली जाए। तो हमने फाइनली जो आंसर निकाला है 3 बार ब्लैक और 1 बार सफ़ेद के लिए, वो क्या है? इसको ज़रा देख लीजिए, 54/1250 इससे निकला है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बैग में से 7 सफ़ेद गेंद और 5 काली गेंद है, और 4 लाल गेंद है। यदि 3 गेंद बैग से यच्छादित निकाली जाती है, यच्छादित का मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, यच्छादित का मतलब हो गया कि इसमें एट रैंडम निकाला जाता है, रैंडम, है ना, रैंडम निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों गेंद जो है वो सफ़ेद होगा और 1 काला होगा और 2 लाल होगा। तो 2 क्वेश्चंस है इसमें। पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जो 3 जो है बॉल निकाला जाता है, उस बॉल में से तीनों बॉल सफ़ेद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हमारा काम है कि एक बैग बनाया हमने, 7 सफ़ेद बॉल को रखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सफ़ेद बॉल हो गया, 5 यानी कि ये वाइट बॉल हो गया, वाइट, ठीक है, और 5 काली गेंद को हमने 1 2 3 4 5, ये ब्लैक बॉल हो गया, बी फॉर ब्लैक, और 4 लाल गेंद। अब लाल गेंद को भी किसी और कलर से हम करते हैं और लाल से ही दिखाते हैं इसको। अगला जो है लाल से दिखाएंगे, एक कितना है? 4 लाल है, 1 2 3 4, 4 क्या हो गया? रेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एक बैग में रेड भी है, ब्लैक भी है और वाइट भी है। ये रेड बॉल है ना, ये रेड बॉल हो गया, और ये जो है ये कैसा बॉल हो गया? ये ब्लैक बॉल हो गया, और ये जो है कैसा हो गया? वाइट हो गया, है ना। ये 3 तरह का बॉल इसके अंदर है। अब ये कह रहा है कि इसमें से तीनों गेंद सफ़ेद हो, क्या प्रायिकता होगी कि जब
तीन बॉल यदि तीन गेंद बैग से आच्छादित निकाली जाती है। अब यहाँ पे वो नहीं कह रहा है कि रिपीटेशन करना है कि क्या करना है, या आच्छादित रूप से एट रैंडम जो है हमें तीन बॉल निकालना है। तीन बॉल निकालना है तो कैसे निकलेगा उसको जरा सीखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसको जरा करते हैं। टोटल बैग में जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं उसको जरा देख लें। जो है बॉल्स की जो संख्या है वो कितनी है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बॉल की संख्या जो है उसको देख लेते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल ये कितना है, 7। 7 क्या है, वाइट प्लस 5 ब्लैक प्लस 4 रेड। तो 7 5 12 और 12 और 4, 12 4 16, यानी टोटल बॉल की संख्या कितनी हो गई, 16, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि कौन कौन सा बॉल है, यानी कि वाइट बॉल कितने हैं, वाइट बॉल 7 है, और फिर इसके बाद ब्लैक बॉल कितना है तो 5 है, और रेड बॉल कितना है तो 4 रेड बॉल है ना। ये इतनी संख्या है। अब इस में से तीन बॉल को, तीन गेंद को आच्छादित निकाला जाता है, यानी कि एट रैंडम जो है तीन बॉल को हम निकालते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लीजिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जिसको हम NS कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल आउटकम भी कहते हैं, टोटल आउटकम्स। यानी कि जब तीन बॉल को निकाला जाएगा एट रैंडम, उसमें ये हम नहीं देखने वाले हैं कि ब्लैक निकल रहा है कि वाइट निकल रहा है कि रेड निकल रहा है, कुछ भी निकल सकता है। तो उसी को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 बॉल में से तीन का सिलेक्शन करेंगे, तो 16C3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 16C3। अब इसी तरीके से अब इवेंट्स निकालोगे। पहले प्रश्न के लिए अब चल रहे हैं, पहला प्रश्न के लिए नंबर ऑफ इवेंट्स निकालिए। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, पहले तो इवेंट्स पहले समझ लीजिए। इवेंट्स क्या है, इवेंट्स जो है वो है कि तीनों गेंद सफ़ेद है, ये एक इवेंट्स हो गया। यानी कि जो तीनों बॉल निकलेगा वो तीनों बॉल सफ़ेद होना चाहिए, वो इवेंट्स है। तो हम नंबर ऑफ इवेंट्स जब निकालने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो तीन बॉल सफ़ेद होगा, कब होगा, जब तीन बॉल इस 7 बॉल में से निकालेंगे। ये 7 बॉल सफ़ेद है ना, तो 7 में से जब 3 निकालेंगे तभी तो हमारे पास सफ़ेद आएगा। बाकी में से निकाल लेंगे, अलग निकालेंगे तो काला में से निकाल लेंगे तो फिर काला आ जाएगा, लाल में से निकालेंगे तो लाल में आ जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि हमें जो बॉल निकालना है, जो कि तीनों बॉल सफ़ेद हो, तो हमें 7 ही नंबर में से निकालना होगा। तो हमारे पास सिलेक्शन टोटल नंबर 7, 7 में से हम 3 का सिलेक्शन कर लेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट्स निकल जाएगा। और नंबर ऑफ इवेंट्स निकल गया तो प्रोबेबिलिटी का मान निकल गया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई NS कर देंगे। और NE का मान कितना है, NE का मान 7C3 है और NS का मान है 16C3। अब इसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी निकल गया, प्रोबेबिलिटी निकला। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि या फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल कितना होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r। तो 7 में से 3 गया 4, और फैक्टोरियल r होता है तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 16 में से 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 को आगे बढ़ाइए, यानी कि 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 यहाँ ले जाके रोक देंगे। इसके बाद फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को तोड़ दो, 3 2 इंटू 1। क्यों, क्योंकि 4 4 कट जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल 4 तक हमने रोक दिया। अब क्या होगा, इंटू होगा, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 13 ऊपर चला गया और फैक्टोरियल 3 भी ऊपर चला गया, तो 3
2 1, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आएगा। और फैक्टोरियल अब 16 को करेंगे बटा में फैक्टोरियल 16, तो 16 15 14 इंटू फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13 समाप्त, 4 से 4 समाप्त। अब 3 दूनी 6, 6 से 6 समाप्त। और यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, तो कहीं से कटना चाहिए, 2 से कटेगा, कितने बार में, 7 दूनी का 14, और 3 से काटोगे तो 3 पचे 15। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा उसको देख लीजिए, 7 पचे 35। ऊपर में क्या बच रहा है, 7 पचे 35। और भी कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। ठीक है, नीचे में क्या आ रहा है, 16 5 और 7, 16 5 7 है ना। तो 16 इंटू 5 इंटू 7, तो 16 पचे 80 और 35, और यहाँ पे 80 हो जाएगा, है ना, इंटू 7। तो अब 7 पचे 35, ये भी कट जाएगा, 7 से पचे 35, और 5 से ये भी कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 5 से कटा दोगे तो 5 1 और 30, 5 छका 30। तो 1/16 जो आया इसका आंसर हो गया। क्या आंसर होगा, 1/16। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया हमने। तो जब आच्छादित रूप से एक बार जब 3 बॉल को निकाला जाता है और तीनों बॉल क्या होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी उसको हमने निकाल लिया, और कितना आ जाएगा, 1/16। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, और इसको थोड़ा मिटाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है इसको जरा देखें हम लोग। तो इसको अब यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक काला हो और 2 लाल हो। तो यहाँ पे जैसे हमने 7 में से 3 निकाला था, तो एक काला जो निकलेगा, एक ब्लैक में से एक निकलेगा, और 2 लाल जो निकलेगा, 4 लाल में से 2 लाल निकलेगा, तभी जाके एक काला और 2 ब्लैक हो सकता है। और 3 जब जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों के लिए सीमित सेम ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, सेम ही हो जाएगा। क्यों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सेम होगा, चूँकि फिर से हम 3 ही बॉल निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 C3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 में से हमें कितना बॉल निकालना है, 3 ही बॉल निकालना है। तो इस कंडीशन में भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सेम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न को जरा देखें कि क्या हमें चाहिए, एक क्या चाहिए आपको, ब्लैक चाहिए, प्लस क्या चाहिए, 2 रेड चाहिए। तो ये जब निकालना है तो हमारे पास इवेंट्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स जिसको कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स जिस तरीके से पहले हमने निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे। तो हमें क्या, एक काला निकालना है ना, कितना में से, ब्लैक टोटल कितना है, 5, तो 5 ब्लैक में से एक ब्लैक निकालना है, तो 5C1 हो जाएगा, इंटू इंटू अगला क्या आ जाएगा, 5C1, 5 में से एक हमने ब्लैक निकाल लिया, और फिर 4 में से 2 रेड भी निकालना है। 4 टोटल रेड कितना है, 4, तो 4 में से हमें 2 रेड निकालना है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 5C1 इंटू 4C2। अब इसको हम फिर इसमें रख देंगे, किस में, प्रोबेबिलिटीज़ वाले फार्मूले में रखेंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का मान निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, जानते हो कि NE डिवाइडेड बाई NS होता है, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको हम टोटल आउटपुट कहते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट हमारे पास कितना था, 16C3, 16C3, और यहाँ पे कितना है, इवेंट्स कितना है, 5C1 इंटू 4C2। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो 5C1 का मतलब फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 16 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 5 तक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 1 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, जो कि फैक्टोरियल 4 से काट देगा, ओके, इंटू 1, 1 तो 1 का 1 ही हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी रखो, यानी कि 4
इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 तक ले जाकर रोक दो, फैक्टोरियल 2 समाप्त, और 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 को एक को तोड़ दिया हमने। ठीक है, अब ये वाला ऊपर चला जाएगा इंटू, यानी फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 3, 3 2 1, 3 2 1, है ना। अब इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 13 वाले को 16, यहाँ कितना था 16 बटा में फैक्टोरियल 16 बटा में फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 3 था, है ना। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा तो फैक्टोरियल 13 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 13 लिख देंगे, और 3 2 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को तोड़ दिया। अब 16 को 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13, ये से ये समाप्त, यहाँ से ये समाप्त, यहाँ से ये समाप्त, इससे 2 दूनी का 4। अब हमारे पास जो है क्या बचा, 3 दूनी का 6 बचा, तो 2 से कटा दो, 8 दूनी का 16, और 3 से कटा दो, 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और 5 यहाँ पे है, तो 5 से इसको काट दो, ये कट गया। अब हमारे पास और क्या बचा, ऊपर में 2 बचा यहाँ से, है ना, 2 यहाँ से बचा, तो 2 इसको भी काट दो, 2 से काट दो, 4 दूनी का 8। ठीक, अब 3 बचा, ऊपर में और कोई संख्या बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। ऊपर में कितना बचा, 3, ऊपर में क्या संख्या बचा, 3, यही एक बच रहा है ना। और नीचे में क्या बचेगा, नीचे में आपको 14 बच रहा है और 4 बच रहा है, 14 इंटू 4 बच रहा है, तो कहीं पे भी कटेगा नहीं। और ये जो हो जाएगा, इसका मतलब 3 बटा में जो है कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 3 बटा में 56 जो है इसका आंसर आ जाएगा। किस कंडीशन में, जब एक जो है क्या निकलेगा, ब्लैक बॉल निकलेगा और 2 बॉल रेड निकलेगा, जब यह आच्छादित रूप से निकाला जाता है तो। ठीक है, तो प्रश्न को बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसको भी सीखेंगे। ये हर क्वेश्चन जो है एक अलग वैरायटी का है, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप्स का है, तो समय तो ज़्यादा लग रहा है, हमें समय दीजिए ताकि बाकी भी प्रश्न, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक घोड़ा ए के एक दौड़ जीतने की संभावना 1/4 है, और एक घोड़ा जो है बी है, इसके दौड़ जीतने की संभावना 1/7 है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ए और बी दोनों में से कोई एक जीतेगा, और दूसरा है कि उसमें से कोई भी नहीं जीतेगा। तो मान लीजिए कि एक रेस हो रहा है, उसमें 2 घोड़े भाग ले रहे हैं, सेम रेस होना चाहिए, यानी कि रेस जो होगा वो क्या होना चाहिए, दौड़ जो होगा वो किस तरह का दौड़ होगा, सेम दौड़ होगा, है ना, सेम रेस होना चाहिए, यानी एक ही रेस में दोनों घोड़े को दौड़ाना है। ठीक है, तो एक हारेगा और दूसरा जीतेगा। ठीक है, ये कह रहा है पहला ए और बी दोनों में से कोई एक जीतेगा, तो उस कंडीशन में प्रायिकता निकालिए, उनमें से कोई भी नहीं जीतेगा तो उसका क्या प्रायिकता होगी ये निकालिए। ठीक है ना, तो इसमें हो सकता है कि 2 से ज़्यादा भी जो है घोड़े दौड़ रहे हों, तो दोनों में से कोई एक जीतेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए, दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कैसे निकलेगी उसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि ए की जीतने की संभावना, यानी कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है ये दी हुई है आपकी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी टू विन द रेस, ए के लिए कितना दिया हुआ है, 1/4 है, 1/4, है ना। प्रोबेबिलिटी टू विन द रेस, ए के जीतने की जो संभावना है, ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1/4 कह रहा है। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी टू विन द रेस, जब बी जीतता है तो उसका क्या है, 1/7 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया पी ए, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहेंगे, और इसका मान दिया हुआ 1/4 और 1/7 है। ये कह रहा है कि दोनों में से कोई एक जीतेगा, तो इस कंडीशंस के लिए हम जब निकालते हैं, देखिए इस कंडीशन में जब दोनों में से कोई एक जीतेगा, इसका मतलब एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, यानी कि ए और बी जो इवेंट्स है, A and B are mutually exclusive event, mutually exclusive events हैं, है ना, यानी कि परस्पर
परस्पर परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी घटना है ना। परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब क्या है कि एक घटेगा तो दूसरे को घटने से रोक देगा, यानी एक ए अगर जीतता है तो बी नहीं जीतेगा, यानी कि ए और बी जो है ये क्या है, एक दूसरे के परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो इस कंडीशन में जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी दोनों में से कोई एक जीतेगा, यानी कि ए यूनियन बी, या तो ए जीतेगा या तो फिर बी जीतेगा। तो इस कंडीशन में होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। बट ये तो फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला जब इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इस कंडीशन में क्या है, कह रहे दोनों में से कोई एक जीतेगा, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, यानी कि ये वाला चीज निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, परस्पर अपवर्जी होंगे, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का मान जो हो जाता है फाई हो जाता है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसकी संख्या जीरो हो गई। किस केस में, जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। यानी कि करना क्या है, इस दोनों को जोड़ देना है और जोड़ के जो आएगा वही मान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, यानी कि दोनों में से कोई एक के जीतने की संभावना जो है वो निकल जाएगी। इसका मतलब है 1/4 प्लस 1/7 और इसको जोड़ेंगे तो 7/28, 7 + 4 यानी कि 11/28। तो 11/28 हो गया किसकी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाले की, यानी कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। ठीक है ना। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है उसमें से कोई भी नहीं जीतेगा, है ना। तो यानी कि इसका क्या निकालना है, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ऐसा केसेस होगा तो दोनों में से कोई एक नहीं जीतेगा, दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, उसके लिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है डैश क्या चीज़ है, इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक ना जीते, दोनों में से कोई भी ना जीते, ये इसका मतलब है दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। तो दोनों में से जब कोई नहीं जीतेगा तो इसका मतलब इसका मान निकालना है और इसका मान होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस जब निकालते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जब निकालते हैं, यानी कि नॉन ऑकरेंस जब निकालते हैं, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, दोनों को मिला के क्या होना चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब नॉन ऑकरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का यूज़ इसमें भी किया गया है, यानी कि नॉन ऑकरेंस मतलब दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, तो उसके लिए 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ एक एलिमेंट्स था तो एक के लिए उसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए भी ये चीज़ लगेगा। इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस 11/28 जब करोगे तो 28 माइनस 11/28, इसको हमने घटा लिया तो 17/28। तो 17/28 क्या हो जाएगा, जब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब दोनों में से कोई नहीं जीतेगा।
तो चलिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है प्रश्न था और इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो हर प्रश्न को हमने लिया है और ये अलग अलग टाइप्स है जो कि हर कॉन्सेप्ट को आपको बिल्डअप करने के काम में आएगा। यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है, ए और बी 10 अन्य लोगों के साथ एक सर्कल में खड़े हैं। तो पहला चीज, एक सर्कल बना लो। एक हमने क्या है, सर्कल बना लिया, सर्कल बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी 10 अन्य लोगों के साथ, मान लो यहाँ ए खड़ा है और यहाँ बी खड़ा है, ओके। अब 10 अन्य लोगों के साथ सर्कल में खड़े हैं, तो बाकी जो है और 10 होंगे इसी सर्कल पे होंगे। यदि 12 व्यक्ति की व्यवस्था आच्छादित है, आच्छादित का मतलब रैंडम है, रैंडम कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ रैंडम की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच वास्तव में एग्जैक्ट 3 व्यक्ति हैं, यानी कि इसके बीच जो होंगे वो 3 व्यक्ति होंगे एग्जैक्ट। तो 3 व्यक्ति यहाँ होंगे, तो बाकी व्यक्ति कहाँ आ जाएंगे, 7 व्यक्ति इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 जो है इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इतना जो है अगर समझ पा रहे हैं, तो एग्जैक्ट 3 जब इसमें रख दोगे, 3 व्यक्ति यहाँ जब रख दोगे, तो फिर 7 व्यक्ति और होंगे, चूंकि ए और बी के साथ 10 अन्य व्यक्ति है ना। तो 10 और 12 व्यक्तियों की व्यवस्था है, तो 10 और 11 12, ये दोनों मिला के 12 है। तो इस 12 की व्यवस्था आच्छादित है, मतलब क्या है कि एट रैंडम है, कोई भी कहीं रह सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ए और बी के बीच वास्तव में एग्जैक्ट में 3 व्यक्ति हो, इसका क्या मान निकलेगा, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। परमुटेशन क्यों, तो परमुटेशन दैट मीन्स क्या होता है, परम्यूटेशन, परमुटेशन का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका एक चैप्टर होता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में ये समझें कि अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो 5 व्यक्ति में से अगर मान लीजिए कि ये जब, चूंकि देखिए ये व्यक्ति है ना, तो इनका सबका फेस भी अलग अलग है। तो अगर ये पहले पोजीशन पे होंगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पोजीशन पे है, तो इसको अब जो है जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं, तो एक अलग व्यवस्था, एक अलग अरेंजमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपस में भी क्या है, ये एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में एक अलग से व्यवस्था मिल जाएगा, यानी कि एक अलग अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जब हम बात करते हैं, तो परम्यूटेशन इज इक्वल टू, जैसे कि P इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल, जैसे मान लो कि आपको NPR निकालना है ना, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r हो जाता है केवल, ठीक है ना। इसमें n माइनस r केवल होता है, ये जो है परम्यूटेशन का वैल्यू होता है। मतलब n में से अगर r को आप सेलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ये फार्मूला P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन, P किसके लिए है, परम्यूटेशन के लिए है। n क्या है, टोटल नंबर है, उसमें से r को अगर आप रीअरेंज करते हैं, r को अगर निकालते हैं या रीअरेंजमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला आता है। तो ये परम्यूटेशन का है। कॉम्बिनेशन का हमने क्या बताया था कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है, ये हो जाता है। इसका मतलब है कि अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NCR इंटू फैक्टोरियल r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r, और इसी को तो हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन NPR भी तो कहते हैं।
तो इसको हम ये लिख सकते हैं NPR। दैट मीन्स NPR का जो वैल्यू होगा, NPR का जो वैल्यू हो जाएगा वो NCR इंटू फैक्टोरियल R हो जाएगा। इसको अगर ध्यान रखेंगे तो बड़ा काम का चीज़ है और यहाँ पे ये काम आने वाला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे परम्यूटेशन का वैल्यू कॉम्बिनेशन के वैल्यू से ज़्यादा होता है और इसमें जो है आपस में भी जो है परम्यूट करते हैं। आपस में परम्यूट करने का मतलब है कि जैसे कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिया था, अब कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन जो होता है वो बॉल के केस में होता है, यानी बॉल जो है बॉल में हमेशा कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन परम्यूटेशन कहाँ लगेगा, जब कोई मैन की बात करता है, मैन आपस में जो है एक दूसरे का सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, तो वहाँ हमेशा परम्यूटेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए इस बात का जो है यहाँ से क्या संबंध है इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या है, 10 व्यक्ति है, तो टोटल 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 जो है व्यक्ति कितने हैं, है ना। व्यक्तियों की संख्या लिखिए, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या सीधा सीधा लिखिए ना, व्यक्तियों, अबे यार व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो 12 हो गई, तो इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो जब ये सर्कल में जब अरेंजमेंट होता है तो फैक्टोरियल 12 ना होके एक कम अरेंजमेंट होता है। देखिए दो चीज़ चलता है, अगर यही केवल एक सर्कल में ना होके 12 व्यक्ति अगर एक लाइन में होते, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस कंडीशन में आपस में जो रीअरेंजमेंट होता तो उसको हम फैक्टोरियल 12 से करते। लेकिन जब सर्कल में जब रीअरेंजमेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपस में जब कोई भी कंडीशन ना हो तो उस कंडीशन में जो रीअरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो n-1 हो जाता है, यानी कि टोटल 12, 12 में से 1 कर देंगे और उसमें फैक्टोरियल लगा देंगे। तो सैंपल स्पेस की जो संख्या हो जाएगी, सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर टोटल आउटकम भी कह सकते हैं, टोटल आउटकम, इसी को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया कि जब एक लाइन में रहेगा तो चूंकि एंड वाला भी आपस में जब करेगा तो वो भी एक जो है क्या बन जाता है, एक अलग से अरेंजमेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो इस कंडीशन में 12 व्यक्ति हैं तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाता है। तो n के जगह पे 12, तो 12-1 यानी कि फैक्टोरियल 11 जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में वास्तव में 3 व्यक्ति हों, तो 3 तो हमने यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ 3 फिक्स कर दिया, तो इस तीनों को कैसे करेंगे, तो इसको है फैक्टोरियल 3 तरीके से आपस में जो है क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको आपस में, यानी कि इसको कह सकते हैं कि NPR करेंगे तो कितना है, 3 प्लेस है और 3 प्लेस पे 3 को करना है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से ही होगा, उससे भी निकालोगे तब भी वही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है आपस में 7 जो है ये भी आपस में जो परम्यूट करेंगे तो वो कितने तरीके से करेंगे, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से आपस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब ये फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 कहाँ से आता है, इसकी हम लोग ज़रा चर्चा कर दें तो बड़ा ये रहेगा कि कैसे आता है। तो जैसे यहाँ पे स्थान कितना है, 7 स्थान है और 7 व्यक्ति हैं, तो हम निकालेंगे परम्यूटेशन निकालेंगे। तो हमने क्या बताया है परम्यूटेशन में, जैसे कि 7 में से 7, n भी 7 और 7 में से 7 जगह को लेना है, यानी कि NCR जब करोगे, NCR तो n क्या मतलब 7, CR का मतलब फिर 7, तो फैक्टोरियल 7 यानी कि ऊपर में n का मतलब 7 और नीचे में 7-7 क्या हो जाएगा, 0, और फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7, यानी कि
7 में से 7 का अगर सिलेक्शन करना है तो परम्यूटेशन जब करोगे तो फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। उसी तरह से 3 में से 3 का करना है तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। अब क्या है, एक चीज़ और भी है कि ये ए और बी तो यहाँ तो फिक्स हो गए, लेकिन ये आपस में भी तो परम्यूट करेंगे, यानी कि जब इसका प्लेस एक प्लेस पे था और ये 2 नंबर पे था तो ये जो है यहाँ पे भी आ सकता है और ये यहाँ आ सकता है, तब भी तो ये व्यक्ति 3 व्यक्ति होंगे और 7 व्यक्ति होंगे ना। तो एक अरेंजमेंट और बन जाएगा। इसका मतलब इवेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो पहला जो है 3 का किया, तीन व्यक्ति जो है आपस में करेंगे तो फैक्टोरियल 3 तरीके से, 7 व्यक्ति करेंगे तो फैक्टोरियल 7 तरीके से। अब ये जो है आपस में भी तो करेंगे ना परम्यूट, ए और बी। ए यहाँ पे था तो एक कंडीशन, एक जो है सिचुएशन था, ए जब यहाँ से यहाँ बी को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए और ए को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए तो एक अरेंजमेंट और चेंज हो गया। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ इवेंट्स निकल गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, चलिए उसको जरा देखते हैं। यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 11। अब फैक्टोरियल 11 को बढ़ाएंगे और 7 तक ले जाके रोक देंगे 2, और 3 को क्या करेंगे 3 2 1 कर देंगे इंटू फैक्टोरियल 7 कर देंगे। यहाँ पे 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7। अब ये फैक्टोरियल 7 ख़त्म हो गया, 3 दूनी का 6 यहाँ पे, तो इसका मतलब कौन सा कटेगा, 2 से 4 कटा दीजिए और 3 से 3 का 9 कटा दीजिए, है ना। यहाँ 4 आया था, ये 4 आया था, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 4 आया था, है ना। ये कितना आया था, सॉरी, ये हमें एक बार और लिखने दीजिए 10। एक बार फिर से लिख लो, क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7 और यहाँ पे 11 10 9 8 इंटू फैक्टोरियल 7। कोई छूट नहीं रहा, 10 11 10 9 8, ठीक है। 7 से 7 खत्म, 2 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में 9 और फिर 2 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो 2 दूनी का 4। अब मेरे पास कितना आया, ऊपर में 1 आया और नीचे में क्या आ रहा है देख लो, 3 दूनी का 6 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660, यानी कि 1/660 इज़ द राइट आंसर। कब होगा, जब क्या होगे कि एग्जैक्टली 3 नंबर ए और बी के बीच बैठेगा, 3 व्यक्ति जो है इसके बीच बैठेगा, तो उस कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसका मान इतना निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और तो यहाँ पे क्या था, अरेंजमेंट वाला जो है प्रोसेस था। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सर्कल में जब अरेंजमेंट होगा तो n-1 हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके का एक लाइन में किसी व्यक्ति को बैठाना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल n आ जाता है सीधा सीधा। तो दोनों में अंतर है, अगर लाइन में किसी को बैठा रहे हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल n होगा और अगर सर्कल में बैठा रहे हैं तो फैक्टोरियल n-1 होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए अब अगला प्रश्न को जरा देख लेते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि गणेशपुरी शब्द के अक्षरों की सहायता से अलग अलग शब्द बनते हैं। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि स्वर जो है सदैव एक साथ हो, यानी कि यहाँ पे वॉवेल जो है, वॉवेल, ठीक है, वॉवेल हमेशा क्या होगा, एक साथ होगा, हमेशा एक साथ होगा, है ना, ये कह रहा है। और स्वर सदैव इवन प्लेस पे रहे, दूसरे में क्या कह रहा है कि स्वर का मान जो है वो हमेशा इवन प्लेस पे रहे, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो पहले वाले का हम लोग देख लें, हमारे पास अक्षरों की संख्या कितनी है जरा उसको देखते हैं। तो जब प्रश्न करते हैं तो इसमें GANESHPURI ये लिखते हैं,
कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लेटर हैं टोटल। जो है लेटरों की संख्या कितनी है? टोटल लेटर्स कितने हैं? तो ये हो गया 10। ओके, अब इसमें जो है आपके पास स्वर कितने हो गए? तो स्वर में कौन कौन से आ गया? ए, ई, आई, यू। और कोई भी स्वर है क्या? नहीं है। तो हमारे पास जो है वॉवेल कितने हो गए? वॉवेल वॉवेल जो हो गए वो कितने हो गए? ए, ई, यू, आई, यानी कि 4। कितने वॉवेल हो गए? 4। ठीक है, ये दोनों आपने समझ लिया। अब ये कह रहा है कि वॉवेल जो है हमेशा एक साथ रहे, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? तो पहला कंडीशन क्या है? पहला प्रश्न का उत्तर हम बना रहे हैं। जब देयर इज नो कंडीशन, आपको ये पता नहीं है, यानी वॉवेल किसी भी प्लेस पे हो सकता है ना, एक साथ रहे अथवा ना रहे, तब उस कंडीशन में जो हमारे पास सैंपल स्पेस निकलेगा, टोटल आउटकम निकलेगा, उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, है ना, सैंपल स्पेस। यानी कि जब कोई कंडीशन ना रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या करोगे? हमारे पास 10 संख्या है ना, तो 10 संख्या आपस में किस तरीके से परम्यूट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे पहले वाले में हमने जस्ट बताया था कि जब कोई भी जो है लेटर का इस तरह से अरेंजमेंट रहे, या फिर जो है कोई व्यक्तियों का अरेंजमेंट रहे, तो अगर 10 प्लेस है, 200 में से जो है सबको रखना है, तो फैक्टोरियल 10 तरीके से रख सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस है, 200 में से ये लेटर को रखना है। अब ये लेटर ए जी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ आएगा। अब ये ए यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, तो भी क्या होगा? एक अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, है ना। अब बॉल के केस में क्या था? बॉल के केस में बिल्कुल सिमिलर होता है, तो उस कंडीशन में केवल जो है सिलेक्शन किया जाता है, परम्यूटेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन व्यक्तियों के केस में, जबकि सब व्यक्ति का फेस अलग अलग होता है, तो जैसे ही उसका प्लेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। उसी तरह से लेटर वाले केस में है कि कोई भी लेटर को अगर उसका प्लेस आप चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक अलग अरेंजमेंट बन जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या निकालेंगे? परमुटेशन किसका? NCR निकालेंगे। और NCR का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। अब क्या करना है? 10 में से 10 का चुनाव करना है, तो 10p10 हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 10, n के जगह पे कितना है? 10, और r की जगह पे भी 10 है, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, तो ये फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। यानी कि इसको जब अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 10 तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यही जो है टोटल आउटकम भी है। टोटल आउटकम जो है यही है ना। टोटल आउटकम भी जो है फैक्टोरियल 10 है। अब क्या है? इसने एक कंडीशन लगा लिया। क्या कंडीशन लगा लिया? ये कंडीशन जो लगाया उसका उत्तर यहाँ से, यानी कि ये सैंपल स्पेस दोनों ही कंडीशन में सेम ही होगा। यानी कि जब सदैव इवन प्लेस पे अगर जो है वॉवेल नंबर रहे, उस कंडीशन में भी सैंपल स्पेस सेम ही होगा। चेंज क्या होता है? केवल इवेंट्स चेंज होता है ना। तो इवेंट्स क्या कह रहा है? सदैव जो है स्वर एक साथ रहे। तो स्वर एक साथ रहे तो कोई भी एक जगह फिक्स कर दो, और इसको जब एक साथ रखोगे, इसका मतलब हमेशा AEUI जो है ये एक साथ रहेगा, और बाकी जो 7 जो है, बाकी कितने लेटर बच गए? बाकी 6 लेटर जो बच गए वो अलग रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है 4 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर को एक साथ रखना है, और ये 6 एक साथ है। इसका मतलब इसको हमको एक मानना पड़ेगा। ये कंबाइंड रूप में इसको हमने क्या समझा है? एक। यानी कि ये कभी भी चेंज आपस में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कभी दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा। जैसे कि इस कंडीशन को हम समझ लें। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे हम ये रखते हैं AEUI, है ना, ये 4 प्लेस हमने फिक्स कर दिया, तो बाकी जो प्लेस है इस पे तो सब आगे पीछे अदला बदली कर सकते हैं,
है ना। लेकिन इसमें कोई इधर वाला आइटम इधर नहीं घुस सकता है। इसका मतलब इसको हमने 1 मान लिया और बाकी इस वाले संख्या को 6 को 1 मान लिया, तो हमारे पास टोटल संख्या कितना हो गया 6 + 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 7। तो 7 को आपस में परम्यूट कराएंगे और फिर ये आपस में भी तो जो है चेंज करेंगे, यानी ए वाला प्लेस पे ई चला जाएगा, ई वाला प्लेस पे ए चला जाएगा, यू वाला प्लेस पे ए चला आएगा, आई वाला प्लेस पे ए चला आएगा। तो ये तो आपस में चेंज कर सकते हैं ना। तो ये कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो 4 प्लेस है और 4 में आपस में जब चेंज करते हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो गया, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7। 7 क्यों हमने कर लिया, क्योंकि ये 6 प्लेस जो बच गए, ये 6 प्लेस जो है ये 1 हो गए और ये सब मिला के 1 प्लेस हो गया। इसका मतलब है 6 और 1 7 प्लेस पे हमको भरना है। तो 7 प्लेस पे जब भरेंगे कोई चीज़ तो फैक्टोरियल 7 तरीके से भरेंगे। और ये जो प्लेस है इसमें 4 लेटर है तो ये आपस में भी अदला बदली कर सकते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 प्लेस को आपस में अदला बदली करना है तो फैक्टोरियल 4 तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 हो गए। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी का मान कितना आ जाएगा, दैट मीन्स P का मान जो हो गया क्या हो जाएगा, NE डिवाइडेड बाई NS होगा, यानी कि NE के जगह पे कितना आ गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10। अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें तो 4 3 2 1 और ये फैक्टोरियल 7 को 7 रख दें और इसको 10 9 8 और फैक्टोरियल 7, 7 से 7 खत्म, 4 दूनी 8 ये खत्म, 3 तरीका 9 ये खत्म। तो 1/30 आ जाएगा, यानी कि 1/30 जो होगा किसका प्रोबेबिलिटी होगा, उस गणेश पूरी शब्द की सहायता से जो शब्द बनेगा और सारे शब्द में भावेल जो है एक साथ होंगे, उसके लिए प्रायिकता कितनी हो गई 1/30 हो गई। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा देखते हैं, सेकंड वाला प्रश्न। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर जो है सदैव सम प्लेस पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सम प्लेस कौन कौन सा है, इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे ताकि आपको और चीज़ें बता सकें। इसको मिटाएंगे और क्यों मिटाएंगे इसको भी जरा हम लोग समझते हैं। जो स्वर होने चाहिए वो क्या है, इवन प्लेस पे होने चाहिए, है ना। तो स्वर इवन प्लेस पे होगा तो इवन प्लेस मेरा कौन सा हो गया, 2 हो गया, ये इवन प्लेस 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे भी चल रहा है यही, इवन प्लेस 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। हमारे पास टोटल प्लेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस हो गए और हमारे पास स्वर संख्या कितनी है 4। तो 5 में से 5 जगह को हमें 4 ये से भरना है, 4 अंकों से भरना है। तो तरीका क्या होगा, 5C4, 5 में से 4 का सिलेक्शन कर लेंगे, 5 में से 4 का सिलेक्शन कर लेंगे। चूंकि हमारे पास प्लेस कितना है 1 2 2 3 4 5, यही ना इवन प्लेस है। तो इवन प्लेस पे किसको रखना है, इस वॉवेल को रखना है। वॉवेल मेरे पास कितने हैं 4 हैं, तो 5 प्लेस में से 4 का सिलेक्शन कर लिया और ये 4 भी आपस में परम्यूट करेंगे। तो फैक्टोरियल 4 जो है कितने तरीके से करेंगे, फैक्टोरियल 4 तरीके से करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 4 तरीके से परम्यूट कर गए, ठीक है ना। हम इवेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक। तो यह 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब बात बची कि जो ऑड प्लेस है उस पे कौन कौन सा संख्या आ सकता है। तो उस पे इस वॉवेल को छोड़ के बाकी जो संख्या है वो सब आ सकता है। तो वॉवेल मेरे पास 4 है तो 4 ही जगह प्लेस कोई फिक्स होगा ना। तो हमारे पास बाकी प्लस प्लेस कितने बच गए, तो हमारे पास प्लेस जो बच गए 4 प्लेस फिक्स हो गया। हमारे पास प्लेस जो टोटल थे 10, तो 10 में से अब हमारे पास 6 प्लेस बच गए। तो 6 प्लेस को 6 लेटर से भरना है तो फैक्टोरियल 6 तरीके से भर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया इस कंडीशन के लिए, सेकंड वाले के लिए, इसके लिए जो इवेंट्स निकल गया
वो कितना हो गया इन केस ऑफ सेकेंड, सेकेंड के लिए 5c4 इंटू, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो गए किसके लिए, दूसरे वाले के लिए 5c4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6। अब यहाँ से दूसरे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनी डिवाइडेड बाई एनएस होता है, उसको हमने लिख लिया। एनी का मान यहाँ से ले लिया 5c4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल जो 10 हो जाएगा, चूँकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसको ज़रा हम लोग अब नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसको सोल्व करते हैं। इसका मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5c4 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5c4 का मतलब फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 4 तो कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 और इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 10 9, 10 के बाद क्या आएगा 9, 8, इसके बाद क्या आएगा 8, इसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 से कट गया। अब ये फैक्टोरियल 4 जो है फैक्टोरियल 4 से कट गया, ठीक है ना, फैक्टोरियल 4 जो है फैक्टोरियल 4 से कट गया, तो हमारे पास कितना बचा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 इंटू 1, नीचे आ गया 10 9 8 और 7, तो 5 दूनी का 10 ये ख़त्म हो गया, 4 दूनी का 8 ये ख़त्म हो गया, और यहाँ से 3 तरीका 9 ये ख़त्म हो गया। तो मेरे पास कितना बचा, यहाँ से 3 दूनी का 6 और 7, तो 7 42, 1/42 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा किसके लिए, जब आपका स्वर सदैव सम प्लेस पर हो, तो 1/42 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को ज़रा देख लें और थोड़ा सा आप साथ देंगे बिल्कुल, चूँकि ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसमें आपने बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट को भी सीखा है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न एक टाइप के प्रश्न है, हर प्रश्न अलग टाइप्स के हैं, और करीब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे प्रश्नों को यहाँ कवर किया जा सके। अब अगला प्रश्न है, 12 अलग अलग गेंदों को 3 अलग अलग बॉक्सों में वितरित किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहले डिब्बे में ठीक 3 गेंद होगी। तो यहाँ पे देखो 12 अलग अलग गेंद, हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं ये देख लीजिए, नंबर ऑफ बॉल्स ये कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 12 है। 12 अलग अलग गेंद है, अलग अलग गेंद का मतलब हर का कलर अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। इसको 3 अलग अलग बॉक्सों में वितरित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग गेंद का मतलब हो गया कि अलग अलग, यानी कि हर बॉल जो है डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है ना। 3 अलग अलग बॉक्सों में वितरित किया जाता है, तो हमारे पास 3 बॉक्स है, 1 2 3, इस तीनों बॉक्स में रखना है। प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि पहले डिब्बे में ठीक 3 गेंद हों, पहले डिब्बे में 3 गेंद होनी चाहिए। पहले डिब्बे में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 3 बॉल होना चाहिए, यहाँ पे 3 बॉल होना चाहिए। इसमें कंडीशन कह रहा है कि पहले में 3 बॉल होना चाहिए। तो जब कोई कंडीशन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो पहला विदाउट कंडीशन बात करते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या इसी को टोटल आउटकम भी कहते हैं, टोटल आउटकम ये कितना होगा, इसको ज़रा समझते हैं। तो पहला बॉल है, हमारे पास 12 अलग अलग कलर के बॉल हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बॉल हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारे पास 3 प्लेस है ना, ये 3 प्लेस है, ए बी सी 3 प्लेस है, इसी तीनों प्लेस पे रखना है। तो पहला बॉल जो है, पहला बॉल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी कि पहला बॉल जो होगा
तीन तरीके से इस बॉक्स में जाएगा, यानी फर्स्ट बॉल तीन तरीके से जाएगा। दूसरा बॉल भी इस तीनों बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में जा सकता है। तीसरा बॉल भी इस तीनों बॉक्स में से किसी बॉक्स में जा सकता है। तो इस तरीके से जितना भी बॉल है वो तीनों प्लेस में से किसी भी प्लेस में जा सकता है। तो तीन को हम कितने बार करेंगे? 12 बार करेंगे। 1 2 3 4। ये चौथा बॉल के लिए है। पहला बॉल, दूसरा, तीसरा, चौथा बॉल। पांचवा बॉल भी तीन प्लेस पे जा सकता है। छठा भी तीन पे जाएगा, सातवां भी तीन पे जाएगा, आठवां भी तीन प्लेस पे जाएगा, नौवां भी तीन प्लेस पे जाएगा, 10वां भी तीन प्लेस पे जाएगा, 11वां भी तीन प्लेस पे जाएगा और 12वां भी तीन प्लेस पे जाएगा। इसका मतलब कि ये कोई भी बॉल इस तीनों प्लेस में से किसी भी प्लेस पे जा सकता है। 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। तो मतलब ये हो गया कि 3/3 का जो है पावर क्या हो जाएगा? 12। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 3/12, जब कोई कंडीशन ना हो। अब इसने कंडीशन लगा लिया, तो कंडीशन को हमने क्या कहा है? इवेंट्स कहा है ना। कंडीशन को इवेंट्स कहा है ना। कंडीशन जो लगाया है उसी को तो हम इवेंट कहते हैं। जो कंडीशन इसने इम्पोज किया है उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। अब ये इवेंट्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, बॉल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहले डब्बे में 3 गेंदें होंगी। पहले जो डब्बा होगा उसमें 3 बॉल हो सकता है। ऐसा तो जब ये कंडीशन था तो पहले डब्बे में हो सकता है कि 12 का 12 बॉल इसी में हो। लेकिन इसने कंडीशन लगा दिया कि पहले जो ए बॉक्स है उसमें आपको 3 बॉल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस जो प्लेस है उसको हम देखेंगे। पहले प्लेस पे क्या होना चाहिए? 3 बॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 में से हमें क्या करना है? 3 को जो है सेलेक्ट करना है। यानी कि 12 बॉल है, 12 में से हमें 3 को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो कितने तरीके से हो गया? 12C3। ठीक है ना। 12 में से हमें 3 का सिलेक्शन कर लिया, कोई भी हो सकता है ये बॉल। अब ये जो है हमारे पास और कितना बचा हमारे पास बाकी? तो ये फिक्स्ड हो गया, यानी कि इस प्लेस पे अब 3 से ज़्यादा बॉल नहीं आएंगे। अब हमारे पास बचा 2 प्लेस, यानी कि बी और सी। इस प्लेस में से 3 को छोड़ के बाकी कोई भी बॉल आ सकता है। तो अगर तीसरा बॉल के बाद चौथा बॉल अगर बात करें तो चौथा बॉल जो आएगा वो कितने तरीके से आएगा, है ना। 3 बॉल तो यहाँ चला गया, तो चौथा बॉल या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। यानी कि चौथा बॉल इसमें जा सकता है, यानी उसका दो तरीके से जा सकता है। पांचवा बॉल भी जो है 2 तरीके से जाएगा। छठा बॉल भी 2 तरीके से जाएगा। पांचवा बॉल, चौथा बॉल 2 तरीके से, पांचवा 2, छठा 2, सातवां 2, आठवां 2, नौवां 2, 10वां 2 और 12वां भी जो है 2 में से किसी में जा सकता है। तो सब के लिए 2-2 तरीका होगा। तो कितना बचा हमारे पास? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का पावर 9 तरीके से क्या कर सकते हैं? बाकी बॉल को इस दोनों प्लेस पे रख सकते हैं। ठीक है ना। ये इतनी बातें समझ में आ गई, और जब इतनी बातें समझ में आ गई तो ये जो होगा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 12C3 इंटू 2⁹9। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई NS होता है, जो कि फार्मूला है। तो इस पे रख देंगे। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं। तो अब P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा, NE का मान कितना है? 12C3 इंटू 2⁹9 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 12, 3 और ये 3 क्यों? 3 चूँकि 3 प्लेस है तो 3 का पावर 12 है ना। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12 में से 3 गया, 9 3 12, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 इंटू 2⁹9 डिवाइडेड बाई 3⁴12। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आगे तक हम छोड़ देंगे। यहाँ 12 11 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू 2⁹9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा?
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 1 डिवाइडेड बाई फिर कितना आ जाएगा 3 के पावर 12। तो 3 से अब यहाँ 9 से 9 कट गया है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12, तो कितना आ गया यहाँ पे आ जाएगा 22, यानी कि 220 हो गया। 220 इंटू 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी का मान आ जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के बीच भी भेजें, ताकि इस तरीके का सेशन से आप लाभान्वित हो सके। और ये सारे इस तरीके के प्रश्न हमने जो भी बताए हैं अलग अलग टाइप्स के हैं, और इसी तरीके से हम पूरा मैथमेटिक्स को करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स को करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।